जी, आज हम पढ़ने जा रहे हैं न्यूटन्स का लॉ ऑफ यूनिवर्सल ग्रेविटेशन। न्यूटन ने कहा कि एवरी बॉडी इन द यूनिवर्स अट्रैक्ट्स एवरी अदर बॉडी विद अ सर्टेन फोर्स विच इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ देयर मासेस एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन देयर सेंटर्स। क्या कहा, इसकी मैं एक्सप्लेनेशन कर देता हूँ। लेट सपोज हमारे पास दो बॉडीज़ हैं, एक को हमने बॉडी ए बोल दिया और दूसरी बॉडी को हमने बी बोल दिया। इसका मास है m1, इसका मास m2। न्यूटन के मुताबिक, न्यूटन की स्टेटमेंट के मुताबिक, जो दो बॉडीज़ हैं ये दोनों आपस में अट्रैक्ट करती हैं एक दूसरे को विद अ सर्टेन फोर्स। यानी कि ये बॉडी इसको अट्रैक्ट करेगी एक ख़ास फोर्स से, जिसको मैंने नाम दे दिया F का। ये जो फोर्स है F, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी इन दोनों बॉडीज़ के जो मासेस हैं उनके प्रोडक्ट के। प्रोडक्ट मतलब मीन्स मल्टीप्लाई, तो m1 मल्टीप्लाई बाय m2 के। ये वाली जो फोर्स है इन दोनों के दरमियान, जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी इन दोनों के बॉडी के मासेस के। अच्छा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का मतलब क्या है? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है डायरेक्ट रिलेशन या डिपेंडेंसी, यानी कि अगर मासेस आप बढ़ाएंगे तो इन दोनों के दरमियान जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगी वो भी बढ़ने लग जाएगी, और अगर मासेस आप कम करेंगे तो इन दोनों के दरमियान फोर्स ऑफ अट्रैक्शन भी कम होने लग जाएगी। तो अकॉर्डिंग टू न्यूटन्स लॉ ऑफ यूनिवर्सल ग्रेविटेशन, एवरी बॉडी इन द यूनिवर्स अट्रैक्ट्स एवरी अदर बॉडी विद अ सर्टेन फोर्स विच इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ दियर मासेस। तो इसकी स्टेटमेंट का एक पोर्शन जो है वो मैंने लिख दिया है कि फोर्स इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ मासेस। मासेस क्या है? m1 m2 दोनों बॉडीज़ के। अच्छा, अब इसकी स्टेटमेंट का दूसरा हिस्सा क्या है? एंड दिस फोर्स इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन दियर सेंटर्स। यानी कि इस बॉडी का जो सेंटर है वो ये है, इस बॉडी का सेंटर ये, तो सेंटर से लेकर दूसरे वाले सेंटर तक का जो डिस्टेंस है, उस डिस्टेंस को अगर मैं कह दूँ r, मैं अज्यूम कर लूँ, तो न्यूटन की जो स्टेटमेंट का जो दूसरा पोर्शन है वो ये है कि फोर्स इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है इन दोनों के दरमियान जो डिस्टेंस है r, इसके स्क्वायर के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है। तो f इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन दियर सेंटर। तो इन दोनों के दरमियान का जो डिस्टेंस है r, उस r स्क्वायर के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है फोर्स। यानी कि फोर्स क्या है? दोनों के दरमियान जो अट्रैक्शन है उसकी बात हो रही, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन की। अच्छा, जो चीज़ इन्वर्स रिलेशन में होती है तो उसको हम 1 में करके लिखते हैं। जिससे डायरेक्ट रिलेशन होता है तो उसको हम डायरेक्टली लिख देते हैं, उसको अपॉन में करके नहीं लिखते। तो मासेस का जो प्रोडक्ट है फोर्स का, उसके साथ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, डायरेक्ट रिलेशन है। और ये जो डिस्टेंस है बिटवीन द टू बॉडीज़, इसके साथ फोर्स का इन्वर्स रिलेशन है, इसलिए हमने डिस्टेंस को 1 करके लिखा हुआ है। तो इन्वर्स रिलेशन का हमेशा हम 1 में शो करते हैं। अच्छा, अब अगर मैं इन दोनों इक्वेशन को कंबाइन करूँ तो फोर्स इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू m1 m2, यानी कि प्रोडक्ट ऑफ द मासेस, एंड इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस, और इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन दियर सेंटर। तो मैंने इन दोनों को कंबाइन करके मर्ज करके यहाँ लिख दिया। एक तरफ फोर्स है और फिर दूसरी तरफ इन दोनों को मर्ज करके मैंने लिख दिया। ये हमारे पास आ गई एक्सप्रेशन फोर्स के। अच्छा, अब फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल m1 m2 के और r स्क्वायर के इन्वर्स रिलेशन है। अब हम यहाँ से साइन ऑफ प्रोपोर्शनलिटी को रिमूव करेंगे। जब हम साइन ऑफ प्रोपोर्शनलिटी को रिमूव करेंगे तो इस साइन ऑफ प्रोपोर्शनलिटी की जगह इज इक्वल्स टू और कांस्टेंट लगा देंगे हम g। बाकी m1 m2 एज इट इज़ आ जाएगा, m1 m2 अपॉन r स्क्वायर एज इट इज़ आ जाएगा। अब आप यहाँ देखें कि साइन ऑफ प्रोपोर्शनलिटी में हटाया तो इसकी जगह इज इक्वल्स टू और g लगा दिया। बाकी मेरा क्वेश्चन एज इट इज़ है f m1 m2 r स्क्वायर, f m1 m2 अपॉन r स्क्वायर। सिर्फ साइन ऑफ प्रोपोर्शनलिटी हटा के मैंने इज इक्वल्स टू और कांस्टेंट लगाया। तो जब भी साइन ऑफ प्रोपोर्शनलिटी हम हटाते हैं तो इज इक्वल्स टू और एक कांस्टेंट लगाते हैं। तो यहाँ मैंने g जो है वो कांस्टेंट लगाया है। इस g को हम बोलते हैं ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। यहाँ पे जो g है ये कहलाता है ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। और इसकी जो वैल्यू होती है वो होती है 6.67 मल्टीप्लाई बाई 10⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर अपॉन kg स्क्वायर। तो ये जो हमारे पास फार्मूला आया है F = gm1 m2 अपॉन r स्क्वायर, ये हमारे पास फोर्स ऑफ अट्रैक्शन आ गई बिटवीन टू बॉडीज अकॉर्डिंग टू द न्यूटन्स लॉ ऑफ यूनिवर्सल ग्रेविटेशन। दैट्स इट। अच्छा, अब हम करने जा रहे हैं मास ऑफ अर्थ की डेरिवेशन, कि मास ऑफ अर्थ किस तरह से हम फाइंड आउट कर सकते हैं बाय यूजिंग लॉ ऑफ यूनिवर्सल ग्रेविटेशन।
तो मास ऑफ अर्थ फाइंड आउट करने के लिए हम सबसे पहले हम अज्यूम करेंगे अर्थ, और इसका मास हम ले लेंगे m/e। ये हमारी अर्थ है, हम अज्यूम करेंगे ये हमारी अर्थ है, और इस अर्थ के ऊपर मैं एक छोटी सी बॉडी लाके इसके ऊपर मैं रख दूंगा, अर्थ के ऊपर छोटी सी बॉडी जिसका मास है सिंपल m। अच्छा, ये हमारी अर्थ का सेंटर जो है वो ये है, और सेंटर से लेकर इस बॉडी के सेंटर तक का जो डिस्टेंस है वो मैंने ले लिया r/e, यानी कि रेडियस ऑफ द अर्थ ले लिया। मैंने रेडियस ऑफ अर्थ क्यों लिया है, क्योंकि यहाँ से लेकर किसी भी सर्किल में सेंटर से लेकर सर्कमफेरेंस तक का जो डिस्टेंस होता है उसको हम रेडियस बोलते हैं। तो यहाँ पे जो डिस्टेंस है, ये अर्थ का जो रेडियस है वो डिस्टेंस जो है वो बराबर है रेडियस ऑफ अर्थ के, तो इसलिए मैंने इस डिस्टेंस की जगह पे r/e ले लिया। अब मैं न्यूटन के लॉ ऑफ यूनिवर्सल ग्रेविटेशन वाले फॉर्मूले को मैं यूज़ करूँगा, F = g m1 m2 अपॉन r²। अब ये जो बॉडी है इस अर्थ के ऊपर उतना ही फोर्स लगा रही होगी जितना इस बॉडी का वेट होगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि इस केस के अंदर F जो है वो बराबर है W के, और तो हम इस F की जगह लिख देंगे W, बाकी G की जगह G। m1 हमारा था m, तो हम m लिख देंगे। m2 हमारा है मास ऑफ अर्थ m/e। तो पहली बॉडी का मास m है तो हमने m1 की जगह m लिख दिया, दूसरी बॉडी का मास m/e है तो हमने m2 की जगह m/e रख दिया। डिवाइड बाय डिस्टेंस का स्क्वायर, तो हमने यहाँ से लेकर यहाँ तक जो डिस्टेंस लिया हुआ है वो r/e लिया हुआ है, तो यहाँ पे हमारा r/e का स्क्वायर आ जाएगा r की जगह पे। अच्छा, अब जैसा हमें पता है सिंस w बराबर होता है mg के, तो हम इस w की जगह mg रख देंगे, g m/e अपॉन r² एज इट इज़ हमने उतार लिया। अब हम देखेंगे कि दोनों तरफ हमारे m है, इधर भी m है इधर भी m है, तो यहाँ m मल्टीप्लायर है, वहाँ जाके डिवाइड होगा, तो ये दोनों m एक दूसरे से कैंसिल हो जाएंगे, बचा यहाँ पर सिर्फ g। तो m कट गए, बाकी जो चीज़ें बची वो हमने एज इट इज़ उतार ली। तो g की वैल्यू आ गई g m/e अपॉन r²। तो g की जो वैल्यू आई है वो आई है g m/e अपॉन r²। अच्छा, चूँकि मुझे m/e की वैल्यू चाहिए तो मुझे क्या करना पड़ेगा, m/e को इधर सिंगल रखना पड़ेगा, बाकी सारी चीज़ों को इस तरफ भेजना पड़ेगा। तो r² डिवाइड हो रहा है g से, जाके ये हो जाएगा मल्टीप्लाई, यहाँ बच जाएगा सिर्फ g और m/e। अब g भी यहाँ पे एक्स्ट्रा है, मुझे सिर्फ m/e चाहिए, तो g मल्टीप्लाई हो रहा है, यहाँ जाके ये डिवाइड हो जाएगा, g यहाँ आ गया m/e। तो m/e का फार्मूला क्या आ गया हमारे पास, m/e = g r² डिवाइड बाय g। तो ये हमारे पास मास ऑफ अर्थ का फार्मूला डेरिवेशन आ गई। अब जहाँ पे जितनी भी चीज़ें हैं सारी की सारी कांस्टेंट है, और हम ये सारी कांस्टेंट वैल्यूज़ पुट करके यहाँ से मास ऑफ अर्थ का वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। तो हम ये कर लेते हैं कि ये सारी कांस्टेंट की वैल्यूज़ मैं बता देता हूँ आपको। जी जो है यहाँ पे वो बराबर होता है 9.8 के, 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। r/e रेडियस ऑफ अर्थ जो होता है वो बराबर होता है 6.4 मल्टीप्लाई बाय 10⁻6 के, और ये जो g है ये g की वैल्यू होती है 6.67 मल्टीप्लाई बाय 10⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर अपॉन kg²। हमारे पास तीन कांस्टेंट नंबर्स हैं g, r/e और g। r/e और g इन सब की वैल्यूज़ हमें गिवन है, हम ये सारी वैल्यूज़ उठा के इस फॉर्मूले में पुट करेंगे और मास ऑफ अर्थ की वैल्यू हम निकाल लेंगे। तो इस g की जगह पे मैं लिख दूंगा 9.8, फिर है r/e का स्क्वायर, तो r/e की वैल्यू लिखूंगा मैं 6.4 मल्टीप्लाई बाय 10⁻6, स्क्वायर है तो मैं स्क्वायर ले लूँगा, डिवाइड बाय, फिर इस g की जगह g की जो वैल्यू है 6.67 मल्टीप्लाई बाय 10⁻11। अब मैं इस पूरे को जब मैं सॉल्व करूँगा, इसका स्क्वायर लेके इसको मल्टीप्लाई करवा के इसको डिवाइड करूँगा, तो मेरे पास जो आंसर आ जाएगा वो आ जाएगा 6 मल्टीप्लाई बाय 10⁻24 मास है तो kg यूनिट लगा देंगे। ये हमारे पास मास ऑफ अर्थ की वैल्यू आ गई। दैट्स इट।